नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ रोहित रंजन। हमार बिहार प्रगति के पथ पर 5 सालों के बाद जब चुनाव आता है तो हिसाब किताब जनता मांगती है कि आपने क्या किया, और इस हिसाब किताब को हम यानी कि हमारा अपना चैनल न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आपके सामने बारीकी से लेकर आता है। सरकार के कामकाज को दिखाता है, आपके लिए जो कार्य हुए हैं उनको बताता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष अपनी भूमिका को कैसे निभा रहा है ये भी हिसाब किताब रखता है। और आज इस मंच पर हम उन तमाम चेहरों से बात करेंगे और ये समझेंगे कि हमारा बिहार प्रगति के पथ पर कहां पहुंचा है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, और मैं यहां पर शुरुआत करूंगा अपने सेशन के पहले सेशन का, और जिसमें हमारे साथ खास मेहमान होंगे। मैं मेहमान से भी आपको मिलवाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे मैनेजिंग और एडिटोरियल डायरेक्टर मिस्टर संजय कुलश्रेष्ठ जी का कि वो मंच पर आए, और हमारे साथ वो अपने साथ लेकर आए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा मेरे सहयोगी रमेश भट्ट का कि वो भी मंच पे आए, ताकि यहां से प्रश्नों का सिलसिला रमेश विजय जी के साथ लेकर बढ़ाएंगे। प्लीज मोमेंटो और बुके ले आए ताकि हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और यहां से रमेश विजय जी के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया रोहित, और बहुत अभिनंदन है विजय सिन्हा साहब आपका। बिहार के उप मुख्यमंत्री न्यूज नेशन के मंच पे मौजूद है। मैं आप सभी से कहूंगा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चूंकि चुनाव नजदीक है सिन्हा साहब, तो आपका आत्मविश्वास क्या कह रहा है? मतलब आपकी जो आप पूजा पाठ करके आए हैं, मन में क्या है? मतलब इस बार जो अगला चुनाव है उसमें क्या नतीजे आने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव हर 5 वर्ष पर आता है और हम लोग कई चुनाव लड़े हैं, और शक्ति की भक्ति भी हर वर्ष होती है। तो जहां शक्ति का आशीर्वाद रहता है, मन में श्रद्धा और भक्ति रहता है, वहाँ परिणाम की चिंता नहीं होती है। बगैर परिणाम की चिंता के हम शक्ति और भक्ति के भाव से कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाते हैं, और कर्तव्य जब ईमानदारी से होता है तो परिणाम भी सकारात्मक आता है। तो आपने जो जनता की सेवा की है, उस भक्ति से आपको लगता है जनता खुश है? आप राजनीतिज्ञ हैं, लोगों के बीच जाते हैं, आपने उनका मन टटोला होगा, उनका मन जाना होगा, आपकी भक्ति से खुश हैं वो? आज बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन एनडीए का स्वीकार किया है। 2005 से ये जो सफर शुरू हुआ, उसके पहले के जंगल राज को देखा, कांग्रेस के राज को देखा, जो गरीबी की नारा कई दशक तक चला, लेकिन गरीबी नहीं हटा। गरीबों और अमीरों के बीच बड़ी खाई बनते चली गई। फिर कांग्रेस राजद के साथ मिल गया। ये वही राजद है जो कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन्म हुआ था। आज हमारे बीच जन जन के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो आंदोलन चलाए थे, उस आंदोलन के उपज श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी थे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नायक बन गए। बिहार अराजकता का शिकार बना। पूरी तरह से नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चला। उसके विरुद्ध जनता ने सत्ता बदली, एनडीए की सरकार बनी। सुशासन स्थापित करने के लिए श्रद्धेय अटल जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजा और सुशासन स्थापित हुआ। तो जिनके साथ अभी आप अलायंस में, वो भी तो आरजेडी के साथ अलायंस में रहे, नीतीश कुमार।
वो भी तो आरजेडी के साथ सरकार बनाई उन्होंने, चुनाव भी लड़ा। मैं आपको बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हमारे सरदेश सुशील मोदी जी भी थे, माननीय रविशंकर जी भी थे, पूरी टीम थी। लेकिन जब सत्ता की बागडोर की बात आई तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस को हटाने के लिए हमारे श्रद्धेय कैलाश सरपति मिश्रा जी भी ने समर्थन किया था कि कांग्रेस मुक्त बिहार बने। बाद में लालू जी के चार चरित्र और चेहरा को देखकर उनके भ्रष्टाचार के प्रति जो आकर्षण था उसको देख करके एक एक करके लोग हटते गए और लालू प्रसाद यादव अकेले खड़ा रह गए। लेकिन सिन्हा साहब, अब तो 20 साल से आप हैं, अब आपको तो 20 साल में बताना चाहिए कि आपने बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या किया, कितने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाला, कितना आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ा, कितनी आपकी इकोनॉमी बढ़ी। आप तो अभी भी लोगों को डरा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद दिला रहे हैं। आप तो आपको मैं बता देता हूं, मैं तो वही बता रहा हूं कि जिस बिहार में पलायन का कारण बना था एजुकेशन, तकनीकी ज्ञान के लिए बिहार के लोग अपने बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में जाते थे। आज बिहार में ये 20 साल के सफर में हमारे हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, महिला आईटीआई, हर पंचायत के अंदर उच्च विद्यालय। आज एजुकेशन के लिए मेरे बच्चे अब अब तो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की भी हमने शुरुआत कर दी है। तो बिहार में सभी तकनीकी शिक्षा एनडीए सरकार में आज हर जिले के अंदर उपलब्ध हो रहा है। और सुन लें सर, बिहार के अंदर उस समय 2000 किलोमीटर भी नेशनल हाईवे नहीं थे, आज हमारा उससे 4 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे है। बिहार के राजधानी पहुंचने में 7 घंटा 8 घंटा लगता था, आज बिहार के राजधानी पहुंचने में किसी भी कोने से 3 साढ़े 3 घंटा में राजधानी पहुंच रहे हैं। ये डेवलपमेंट है, ये विकास की गति बढ़ी है। और जो कहे गरीबी रेखा से, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर जो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में काम हुआ, डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकला, बिहार में भी 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकला। यह अंतर है बिहार के अंदर। डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज लगभग अभी हाल फिलहाल में 1.25 लाख करोड़ भारत सरकार के सहयोग से डेवलपमेंट, 2 लेन 4 लेन 6 लेन, बड़े बड़े ब्रिज, गंगा पर 1 ब्रिज होते थे, आज लगभग 8 गंगा पर ब्रिज बन रहे हैं। बट सिन्हा साहब, आपकी बात ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, हाईवेज बने हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फायदा हुआ है, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी जो बिहार के लोगों के जीवन में आनी चाहिए तो वो तो नहीं आई ना उस लेवल पे। अब आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा लोगों के जीवन में भी तो आना चाहिए। आप देखें कि लोगों की गति बढ़ी। जो आधी आबादी अंधेला में रहता था, आज हर घर में प्रकाश पहुंचा, बिजली पहुंचा। और जब घर में प्रकाश पहुंचता है, पावर पहुंचता है, तो पावर से डेवलपमेंट की गति बढ़ती है। आज गांव के अंदर कोई गांव अंधेला में नहीं है, लालटेन युग से बाहर निकल चुका है। यह डेवलपमेंट है। और जिन गरीबों का बिजली बिल लेने में समस्या थी, जो हमारे दलितों को, अति पिछड़ों को या गरीब तबके के लोग को, आज सरकार के डेवलपमेंट में, विकास की गति में हम उसका बिजली बिल भी माफ कर दिए। 90% लोगों का बिजली बिल माफ है। बिहार के विकास की खजाना नहीं लुटा रहा है, इसलिए विकास की गति में हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। बट सिन्हा साहब, आपने अपने खजाने की बात की, मैं आपके खजाने का हालचाल देख रहा था। ये खजाना आप इस कदर लुटा रहे हैं कि आपकी तो कमाई इतनी नहीं है जितना आप खजाना लुटा रहे हैं। आपका खुद से जो राजस्व आता है वो 56
1000 करोड़ के आसपास है। आज मैं देख रहा था कि आपका डेट जीडीपी रेशियो वो 40% के आसपास पहुंच गया। अभी जितनी योजनाएं आपने एक के बाद एक अनाउंस की है सोशल सेक्टर के लिए, वो आपका बजट 40,000 करोड़ और बढ़ा देंगी। तो साहब ये पैसा आएगा कहां से? कहने का तात्पर्य ये है, तो नई आबादी जो आएगी उसको तो टैक्स चुकाने में ही लग जाएगा, क्योंकि कर्जा तो वही चुकाएगी। बहुत उत्सुकता आपका, बड़ी गंभीरता से हम ले रहे हैं। आप जो उत्सुक होकर बोल रहे हैं, ये एनडीए की सरकार है। जब ईमानदार सरकार हो, नीयत साफ हो, तो नीति सफल होती है। मैं अपने ही विभाग का बता दें, हम ज्यादा 20 साल में नहीं जाते हैं। यही जो अभी सरकार बनी है एनडीए की, 1.5 साल के लगभग भी नहीं हुए हैं। हमारे खजाने में माइंस डिपार्टमेंट से 1600 करोड़ 2021-22 में आता था। आज मैं माइंस डिपार्टमेंट में 3567 करोड़ खजाना में डाल रहे हैं। और बता दें, उस खजाना को भरने की भी व्यवस्था बनाने का हमने रणनीति बना लिया है। आज पत्थर हम दूसरे स्टेट से मंगाते हैं। आज कई पत्थर का अपने स्टेट में उत्पादन जब करेंगे तो 10-15 हजार करोड़ से ज्यादा हमारी आमदनी बिहार में होगी माइन से हमारा बिहार में मेजर मिनरल था ही नहीं। पहली बार 6 ब्लॉक, ये 1.5 साल के अंदर 6 ब्लॉक बिहार के अंदर भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 ब्लॉक मेजर मिनरल का शुरू हुआ है, जो कई 100 नहीं कई हजार करोड़ हमको यहां पर आमदनी बढ़ाएगा। और आमदनी ही नहीं, रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगा। मैं एक विभाग की अभी तुलना किया है, अब समझ लें खजाना कैसे मेरा भरेगा। आज जिस खजाने के अंदर पथ निर्माण मंत्री मैं था, जिस पैसे की लूट होती थी, खजाना लूटा जाता था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मैं जब मिनिस्टर बना तो उस खजाने पर लूटने वाले को चोट किया, पकड़ने का काम किया, एक्स्ट्रा कैरेज करता था। पत्थर आता था गया से, बिल बनता था पाकुड़ का, 26 करोड़ सिर्फ कागज पर खजाना में पैसा चला जाता था। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री थे। हमने पकड़ करके इस तरह के पूरे मामले का तहकीकात करके रोकने का काम किया। खजाना में कहां कहां छेद था, वो पैसा बचेगा तो किसको जाएगा? बिल्कुल आम आदमी वो को पैसा जाएगा। बचेगा तो जनता के हित में तो काम होगा। सिन्हा साहब, ये खजाना तो चलिए आपने बहुत अच्छे काम किए जैसे कि आपने बताया, लेकिन खजाना तब बनेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। खजाना तब बनेगा जब फैक्ट्री आएंगे, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। हमने बताया ना कि मेजर मिनरल जो निकल रहा है, मैग्नेटाइट का, आपके लाइमस्टोन से लेकर के कई तरह के आयरन का, आज कई मेजर मिनरल जिसका हमने अभी भारत सरकार के माइंस मिनिस्टर को बुला करके आग्रह किया कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं। इंडस्ट्रीज को लाने का यहाँ पर हम लोग कई तरह के प्रावधान किए हैं। और अगला पंचवर्षीय योजना में देखिएगा, कुशल श्रमिक बिहार में है, वाटर हमारे पास है, पावर हमारे पास है, तो इंडस्ट्रीज कहां लगेगा? लगना चाहिए था ना अभी तक। इसलिए अभी तक नहीं लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक और अस्थिरता के कारण कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव का बिहार लोगों के मन मस्तिष्क से भूला नहीं। लेकिन राजनीतिक और उसको हम हटाने का पूरी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम तो समाजवादी के पुत्र के नाते इसको अवसर दिया था 2-2 बार, लेकिन अब कभी नहीं, क्योंकि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, ये लूटने में लगा रहता है। इसलिए अब निवेशक के मन में ये भाव आ चुका है कि अब एनडीए की सरकार स्थिर सरकार रहेगी, जो विकास के प्रति समर्पित रहेगा और बिहार के समृद्धि के प्रति पूरी ताकत से लगा रहेगा। तो ये भी विजय जी, ये भी विश्वास है कि अब नीतीश जी बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा से आपके साथ ही रखेंगे, क्योंकि उनका मन कई बार मैंने देखा बदल जाता है। तो वो डर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में? आपने देखा कि वो अपने ही कई मंच पर इस विषय को रखे हैं, और लोग जब देख लेता है, सच को जान लेता है, भावकाल बनाता है,
लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा आपके मंच से कि भविष्य बेहतर करना है तो भूत को जानने की जरूरत है। जो पास्ट को जानेगा, जो भूत को जानेगा, वर्तमान में सुधारेगा, वही बेहतर फ्यूचर बनाएगा। और भूत भी वर्तमान भी, अब ये दोनों के समन्वय भविष्य बिहार का बेहतर बनेगा। ये राजद के, कांग्रेस के कल्चर और उसके जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग कभी भी बेहतर बिहार नहीं बना सकता है। बिहार की जनता ये स्वीकार कर ली है। अच्छा, आपने ना पूरा इर्द गिर्द मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि साहब जीरो टॉलरेंस और करप्शन है, मतलब आप भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है। आपने एग्जाम्पल दिए, साहब आप पथ निर्माण मंत्री थे, आपने उसमें लूप होल्स खत्म किए। लेकिन अभी आपकी पार्टी के कई लीडर्स पे बहुत गंभीर आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने। आपकी पार्टी के लीडर्स, आरके सिंह साहब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि साहब या तो आप आके बिल्कुल स्पष्ट करो अपनी स्थिति, नहीं तो आप हमारी पार्टी को छोड़ो। हमारे ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, जनता के बीच में हमारी छवि खराब हो रही है। विजय सिन्हा किस तरह से इस बात को देखते हैं कि एक के बाद एक लीडर्स के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, उन लीडर्स को क्या करना चाहिए? मैं बता दूं कि आरोप, विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। आरोप लगाए, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, मैं भी आरोप लगाता था प्रामाणिकता के साथ। आरोप जब भी लगाएं प्रामाणिकता के साथ, और उस प्रामाणिकता को जनता के बीच उजागर करनी चाहिए। नहीं सुनता है तो माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। मैं भी तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया था। हमारे ही नेता माननीय रविशंकर जी, सुशील मोदी जी, ललन बाबू चारा चोर का आरोप लगाए थे, खजाना लूटने का। नहीं सुनी सरकार, माननीय न्यायालय में गए, न्यायालय ने संज्ञान लिया और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, आरोप जिस पर लगता है, कोई भी हो, मैं ही खुद क्यों ना हो, आपका अधिकार है माननीय न्यायालय में जाने का, प्रमाण के साथ। माननीय न्यायालय इतिहास रहा है कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा नहीं है। दो स्थितियां हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा मैं अपनी जनता जनार्दन के लिए स्पष्ट करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर पब्लिक आरोप लगाने के बजाय कोर्ट में जाएं और कोर्ट में उनको घसीटें, या कह रहे हैं जो आपके लोग हैं वो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करें? निश्चित तौर पर। कौन सी बात आप कह रहे हैं? आज हम तो नहीं, आज हम ही पर तो आरोप लगाया कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, सर्टिफिकेट में 2 डेट है। मैंने सारे चैनल को बुला करके पूरी विषय को साफ तौर पर रखा, प्रामाणिकता के साथ दिखा दिया। तो बाकी लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ये अपनी अपनी नैतिकता होती है और अपने अपने विचार होते हैं। अब अनर्गल आप आरोप लगाते रहेंगे तो लोग रोज सफाई उसका देते रहेंगे। मेरा कहना है कि विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है, मैं उस पर आपत्ति नहीं उठा सकता। और राजनीति में, लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि प्रतिपक्ष अगर जो सजग और जिम्मेवार होता है तो सत्ता पक्ष जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। नहीं तो प्रतिपक्ष ने तो ये सवाल ही नहीं उठाए ना। ये तो जो प्रशांत किशोर आए हैं, एक थर्ड कॉर्नर फाइट बनाने की कोशिश करें, उन्होंने आरोप लगाए। वो तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में मैच फिक्स है, कोई कुछ नहीं बोलता, सबको एक दूसरे के बारे में पता है। प्रशांत किशोर तो सर यहां तक कह रहे हैं कि अगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मैं उसकी भी कुंडली खोलने में देर नहीं लगाऊंगा। तो लोगों को डर भी लग रहा है उसके खिलाफ बोले। मैं तो बता दिया कि वो प्रतिपक्ष का हो या आम जनता हो, लोकतंत्र में लोक लज्जा, लोक मर्यादा सबकी जिम्मेवारी है। और सत्ता में बैठे लोग सजगता के साथ अपने विषय को रखते हैं और रखनी चाहिए। ये राजनीति की विडंबना है कि आजादी के बाद राजनीति को हम जिस दलदल की ओर ले जा रहे हैं उससे बाहर निकालने की जरूरत है। और हम जब आरोप लगाते हैं तो प्रामाणिकता के साथ, और मैं विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, अपने विधायकों के बीच हम शुरू से कहते थे विधायिका की विश्वसनीयता
जनता के बीच घट रही है। ये जिम्मेवारी सत्ता में बैठे लोगों की नहीं है, विपक्ष में भी लोगों की है कि हम जब भी कोई शब्द का प्रयोग करें, आरोप प्रत्यारोप करें, तो पूरे तथ्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ। और मैंने सदन में बिना तथ्य और प्रामाणिकता के किसी को इजाजत ही नहीं देता था बोलने का। ये लोकतंत्र की मर्यादा होती है। आप अभी हम आप पर आरोप लगा दें कि आप बलात्कारी हैं, आप साबित करें कि नहीं मैं बलात्कार नहीं किया। राजनीति इस तरह से चलेगी क्या? राजनीति की ये विडंबना। अब बताइए उसके परिवार में, मेरे ऊपर ही, मैं जब पहला बार मंत्री बना 2017 में, तो एक पेपर में निकाला विजय सिन्हा का कई मॉल, कई हॉल। अब हम 5 भाई हैं। मेरा भाई कहने लगा कि अरे छुपके छुपके कहां कहां तुम लिए, हिस्सा मांगने लगा। अब बताइए मेरी स्थिति क्या हुई परिवार में। मैंने उस पर नोटिस भेजा, उस पेपर पर नाम नहीं लेंगे, नेशनल पेपर है, नोटिस भेजा और हमने कहा कि तुम मेरे परिवार को कलह को बढ़ाया है, मेरी विश्वसनीयता परिवार में खत्म किया, तुम माफी के लायक नहीं। बिल्कुल सिन्हा साहब, मैं आपका मैसेज समझ गया। आपने अपने जो कुलीग्स हैं उनको संदेश दे दिया, आप महारानी का दावा करो अगर आपके खिलाफ मिथ्या आरोप लगे। आपने कहा, और ये सच बात है, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, आप नेता प्रतिपक्ष रहे, आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बाद की सीढ़ी जो मुख्यमंत्री की है, आपका मन है कि जल्दी से ये भी मिले, क्योंकि बीजेपी का भी तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। कब तक आप गठबंधन की राजनीति में चलते रहेंगे? पूरे देश में तो आप छाए हुए हैं, तो आपको लगता है कि 3 तो भगवान ने दे दिए हैं, एक की और है अभी इंतजार। मैं किसी की भी कल्पना नहीं किया था। आपको मेरे बारे में थोड़ा जानकारी ले लें कि मैं तो शिक्षक पुत्र, एक साधारण शिक्षक पुत्र थे, गांव के गलियों से। एक चैनल पर हमने कहा था कि घर में विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग निकल के 1971 में दरमाहा बंद हो गया था पिताजी का, उस विपरीत परिस्थिति में हम लोग शुरू किए हैं। और सरकारी विद्यालय में सब दिन 1 रोल रहा है मेरा, क्लास 3 से 2 रोल नहीं हुआ। वैसे परिस्थिति में भी जब राजनीति में आए तो पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार झारखंड साथ था, उसके हम अध्यक्ष बने। फिर डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार संघ के जनरल सेक्रेटरी बने, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंजीनियर थे, उसके नाते उनको हमारा अध्यक्ष, और माननीय श्रद्धेय सुशील मोदी जी विद्यार्थी परिषद के नाते जनरल सेक्रेटरी, हम उनको लेकर के गए थे। लेकिन लालू यादव के मन मिजाज और इनके मंत्री का जो स्वभाव, इन्होंने स्टूडेंट को बेइज्जत किए। हमने कहा अब राजनीति नौकरी नहीं करेंगे, अब राजनीति करेंगे, और तब राजनीति में प्रवेश किया कि ऐसे लोग नहीं, तो इस पे गलत क्या है सिन्हा साहब? मैं ये नहीं कह रहा, करनी कथनी जिसका हर किसी की इच्छा होती है कि भाई राज्य की बागडोर मेरे हाथ में हो। आपके मन में भी वो इच्छा होगी। अब आप सार्वजनिक नहीं बताना चाह रहे हो, बात अलग है, लेकिन होती तो है ही। राजनीति में किसकी इच्छा नहीं होती, आप मुझे बताइए। राजनीति में सबकी इच्छा होती है, लेकिन मेरे मन के अंदर की इच्छा है, मैं बार बार इस विषय को कहता हूं कि सत्ता के लिए बेचैनी नहीं है, सुशासन के लिए संकल्प जरूर है। और सत्ता की बेचैनी में हम समझौता नहीं किए हैं। मेरा सक्षम नेतृत्व भी इस विषय को जानते हैं। मैं सुशासन के लिए बिहार में अराजकता नहीं लौटे, इसके लिए समझौता किए हैं। और बीजेपी कोई व्यक्ति की पार्टी, कोई जाति की पार्टी, कोई परिवार की पार्टी नहीं है, यह सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और मैं पोलिंग एजेंट, वार्ड अध्यक्ष रहने वाले को आज उप मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे पार्टी के अंदर बूथ पर काम करने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए। तो यहां पर सामूहिक नेतृत्व सब देखता है, सब डिसीजन करता है, इसलिए यहां चिंता और इच्छा नहीं चलती है। एक आखिरी सवाल के लोगों का मानसिकता। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी में एक कसमकश है, वो ये है कि साहब हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर पाए। कौन कहता है भैया? ये आपके लोग, आप बताइए ना मुझे। आप कहता है? मैं बता रहा हूं आपको, ये तो चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी, लोग कहे थे कि श्रद्धेय अटल जी और अडवाणी जी के बाद कौन संभालेगा। आज जो संभाल रहा है वो विश्व उसको नमस्कार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आई
हर स्टेट में देख लें, जिसको भी ये गंगा का, नर्मदा के पवित्र पत्थर शिवलिंग के रूप में जहां रख देता है वहीं पूजित होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है। ये राजद कांग्रेस के मानसिकता के लोग ही भाषा बोलेंगे। भाजपा में जानता है कि मैं किसी को भी उठा के जहां बैठा दूंगा, मेरा वह कार्यकर्ता जो वर्षों तक संघ के संस्कार से पूरी तरह से सेवा के भाव से समर्पित है, वो सक्षम है हर जिम्मेवारी को निभाने, चाहे अकेले ही चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े बिहार में। मैं तो कह दिया कि मैं बिहार को अराजकता में जाने नहीं दूंगा, क्योंकि श्रद्धेय अटल जी ने सुशासन का संकल्प साकार करने का निर्देश दिया और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास किया। आज श्रद्धेय सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में बड़ा बदलाव किया और भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने सक्षम नेतृत्व के निर्देश पर, उनका जब निर्देश आता है तो हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं, हर बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद विजय सिन्हा जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो विजय सिन्हा साहब उप मुख्यमंत्री बिहार, जिन्होंने कहा है कि वो सुशासन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अराजकता को बिहार से दूर रखना चाहते हैं, और उन्हें विश्वास है कि अगले 5 वर्ष भी उनके गठबंधन को जनता मौका देगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस परिचर्चा को देखने के लिए।